हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एनिमल जेनेटिक ब्रीडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो दोस्तों पिछली बार हमने पढ़ा था डोमिनेंट में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आ गए हम एपिस्टोसिस पर। सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों ये किताब में ही गलत दे रखा है, एपिस्टोसिस नहीं होता, ये एपिस्टेसिस होता है। अब एपिस्टेसिस क्या होता है? ये होता है कि इट इज द फेनोमिनन, ये एक प्रक्रिया होती है ऑफ वन जीन स्टॉप्स द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। जब कोई एक जीन होता है ना, वो दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने से रोक देता है, यानी कि दूसरे जीन को उभरने से रोक देता है। और ये जो जीन होते हैं दोनों, ये डिफरेंट लोकस पे होते हैं। अब लोकस क्या होता है? लोकस होता है डिफरेंट लोकेशन, लोकेशन को ही हम लोकस कहते हैं। क्रोमोसोम्स में लोकेशन को ही हम लोकस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेके चलते हैं, ये दो क्रोमोसोम हैं, ये दो क्रोमोसोम में मैंने ये दो लाइंस लगाई हैं, ये लोकस हैं, यानी कि ये जगह है जहां पर कोई जीन है। अगर ए है वो बी पर प्रभाव ज्यादा डाल रहा है तो ये बी को आगे नहीं बढ़ने देगा, अपना गुण दिखाने ही नहीं देगा बी को। उसी को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। किसको? जब जीन है वो दूसरे को इफेक्ट करता है, उस फेनोमेनन को एपिस्टेसिस कहते हैं। अब आ गए हैं हम जीन पे। जीन होता क्या है? ए पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना जो, यानी कि जो ये क्रोमोसोम हमने बनाए थे, इस एक जो लाइन है ना उसमें बहुत सारे डीएनए होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उस डीएनए के मॉलिक्यूल का जो पार्ट है कोई, थ्रू विच इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रांसमिटेड टू सक्सीडिंग जनरेशन। इनहेरिटेबल मतलब जो हमारे माँ बाप से जो गुण हमें आते हैं ना, उसे हम इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जो हमारे माँ बाप से गुण हमें विरासत से, जो हमारे माँ बाप से हमें गुण विरासत में मिलते हैं, वही हम, उसी को हम इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इज ट्रांसमिटेड टू सक्सीडिंग जनरेशन, जो सक्सीडिंग जनरेशन मतलब जो आगे वाले बच्चे पैदा होंगे, सक्सीडिंग जनरेशन होगी, आगे जनरेशन पैदा होगी, उसी को हम सक्सीडिंग जनरेशन कहेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो पोर्शन है, किसी एक छोटा सा एक पोर्शन लगा लेते हैं हम ये डीएनए मॉलिक्यूल्स का, जो कि हमारे माता पिता से हम में आएगा। सभी जीवित जीवों में होता है जैसे कि ये, वैसे ही हमें भी आया, वैसे ही हमें भी आता है। क्या आता है? जो डीएनए का छोटा सा पार्ट हो गया, जो इनहेरिटेबल मतलब हमें विरासत में मिलता है हमारे माँ बाप द्वारा। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स। ये क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं ना, उनको बनवाने के लिए जो कोड होता है ना, कि एक टाइप से मैनेजर लगा सकते हो आप इसको, कि ये मैनेज करता है कि हाँ कौन सा जो एंजाइम है वो बनना चाहिए और कौन सा नहीं बनना चाहिए। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी, हर एक प्रोटीन को बनाने में ये सहायता करते हैं। कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी एंजाइम हो, ये कोड करते हैं, ये मतलब मैनेज करते हैं कि हाँ ये प्रोटीन अभी बनना चाहिए, और अगर ये इसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो सिंपल सी बात है, वो एंजाइम या फिर वो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो हमें विरासत से मिला है, और बेसिक यूनिट मतलब मूलभूत इकाई है। अब जीन्स क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? जो डीएनए होते हैं ना, मैंने आपको बताया ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है मान लीजिए। अब जब ये जुड़ जाएंगे ना तो ये एक जीन का निर्माण करेंगे। तो जो जीन्स होते हैं ना वो ही आते हैं हमारे माता पिता से हम में, यानी कि माता पिता से उनके बच्चे में, यही हमारा जीन होता है। अब आ गए हैं हम जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी दे रखी है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इधर मैंने छोटी करके लिख रखी है तो वो याद कर लेना। यहाँ पर आ जाओ नीचे 26 पे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स होता क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी होती है, किसकी पढ़ाई होती है, ऑफ हाउ जीन्स एंड ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, कि कैसे जो हमारे गुण होते हैं, हमारे माँ बाप के गुण, वे अगली जनरेशन में यानी कि हम में, अगले बच्चे में, माँ बाप के बच्चे में आते हैं। वो कैसे आते हैं उसकी पढ़ाई को हम जेनेटिक्स कहते हैं। याद रखना, उसकी पढ़ाई को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब आ जाइए ऊपर, जीनोटाइप। जीनोटाइप होता क्या है? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन एनिमल। हमने पीछे फिनोटाइप पढ़ा था। फिनोटाइप क्या होता था? जो हम ऊपर से देख के बता सकते हैं, जैसे कि उसका नाक नक्शा वगैरह होता है ना, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप मतलब जो ये हमने ऊपर जीन्स देखा था ना, इन जीन की पोजीशन यानी कि इनकी संरचना को ही हम जीनोटाइप कहते हैं। आगे आते हैं हम हेरिडिटरी पे। हेरिडिटरी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ क्वालिटीज ऑफ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
माँ बाप से उसके बच्चों में गुणों का ट्रांसफर को ही क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं, विच आर सिमिलर और आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। आपने सुना होगा कहते हुए कि किसी बच्चे की नाक उसके पापा पे मिल रही है या उसकी मम्मी पे मिल रही है, उसका चेहरा उसके पापा पे मिल रहा है या मामा पे मिल रहा है। उससे उनका क्या मतलब है कि वो सिमिलर होते हैं, जो क्वालिटीज हैं हमारे पेरेंट्स से हमें आई हैं वो लगभग सिमिलर या फिर एक जैसी ही होती हैं हमारे पेरेंट्स से हमारी। ये होता है हेरिडिटरी। ध्यान रखना दोस्तों, जो ट्रांसफर होते हैं जीन कैसे होते हैं उनकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और हेरिडिटरी क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे ट्रांसफर होते हैं यानी कि ट्रांसमिशन हो रहा है उसे हम हेरिडिटरी कहेंगे। अब आ गए हैं हम हेरिटेबिलिटी पे। हेरिटेबिलिटी भी दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा दे रखा है, मैंने छोटा लिख रखा है नीचे। हेरिटेबिलिटी क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद हाउ मच ऑफ वेरिएशंस सीन इन ए पॉपुलेशन। हमने ऊपर पढ़ा कि जेनेटिक्स क्या होता है, जब हमारे माँ बाप के जीन्स हम में जाते हैं उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, जा रहे हैं उस प्रक्रिया को हम हेरिडिटरी कहते हैं। अब चले तो गए लेकिन उनमें जब गए हैं तो उसमें वेरिएशन कितना आया है, मतलब उसकी जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी नाक का नक्शा हमारे माँ बाप से कितना मिलता है और कितना अलग है। तो कितना अलग है ना, उसको ही हम हेरिटेबिलिटी कहते हैं। इसमें लिख रखा है इट इज कंसर्न्ड विद हाउ मच ऑफ वेरिएशन सीन इन ए पॉपुलेशन। जो उनके बच्चे हुए हैं उनमें वेरिएशन कितने आए हैं जीन्स के। आगे हम आते हैं हेटेरोसिस पर। हेटेरोसिस क्या होता है दोस्तों, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड टू द एवरेज ऑफ द पेरेंटल टाइप इज नोन एज हेटेरोसिस और हाइब्रिड वाइगर। जब किसी बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल उसके माता पिता से भी ज़्यादा हो जाते हैं उसे ही हम हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड वाइगर कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई गाय अब 20 लीटर दूध देती है, हमने उसकी मेटिंग करवाई, उससे जो फीमेल काफ पैदा होती है उसकी मैच्योर होने के बाद जब उसकी मेटिंग करवाते हैं हम, और जब वो दूध देती है, वो दूध मान लीजिए 25 लीटर देती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 25 लीटर दूध देने वाली गाय है जो उसकी बच्ची थी वो उसके पेरेंट्स से ज़्यादा दूध देती, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, उसकी क्षमता बढ़ गई, उसे ही हम हेटेरोसिस कहते हैं। हेटेरोजाइगस दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आया था, सर ने भी मेरे को नहीं समझाया था, मैंने खुद समझा है। और ये समझिए आप, यहाँ पर लिखा है मैंने छोटा करके। तो है क्या हेटेरोजाइगस, एक टर्म होती है that describes having two different version of the same gene। किसी जीन के दो डिफरेंट वर्जन को दर्शाती है। अब हो है क्या, ये मैं सिंपली आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये 2 लाइन लगा दी, ये 2 जीन्स हैं, ये 2 जीन्स हो गए, और ये इस पे यहाँ पर कोई लोकस लगा दिया मैंने, यानी कि एक लोकस यानी कि एक लोकेशन पर कोई जीन है। मान लो हमारी हाइट के लिए है, बड़ा टी मतलब हमारी बड़ी हाइट के लिए, और छोटा टी मतलब जो हमारी हाइट कम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या होता है हेटेरोजाइगस, मतलब ये जो 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे जीन्स हो गए ना, उसे ही हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। इसकी जगह अगर हम ये ले लेते हैं कि जीन्स पर 2 लोकस ले लिए और इसका बड़ा टी है, इसका बड़ा टी है, यानी कि ये दोनों बड़ी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन्स, वो तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस। होमो मतलब सेम जीन्स हो गए लोकस पर, इसे हम हेटेरोजाइगस कहते हैं और इसे हम होमोजाइगस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गए हैं हम दोस्तों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं कि ये शब्द है ना, फ्रॉम द ग्रीक होमो मीन्स लाइक, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। होमो मीन्स लाइक, मतलब होमो का मतलब क्या होता है, लाइक मतलब एक जैसा, लाइक वो वाला पसंद वाला लाइक नहीं दोस्तों, ये लाइक मतलब एक जैसा है। एंड लोगस मीन्स प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, अनुपात का क्या मतलब निकालोगे इसमें कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, सेम अनुपात का मतलब होता है होमोलोगस। क्रोमोसोम्स मतलब जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वे, यानी कि सेम अनुपात के क्रोमोसोम। होमोलोगस रेफर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर स्ट्रक्चरल अलाइक, जैसा कि मैंने बताया था इसमें भी बता दिया आगे कि होमोलोगस का क्या मतलब होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल एक जैसे हो, मतलब जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, उन्हें ही हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। 2 क्रोमोसोम
दो क्रोमोसोम, वन इज हेरिटेबल फ्रॉम द सायर एंड अदर फ्रॉम डैम। एक सायर मतलब क्या होता है, मदर ऑफ एनिमल, और डैम मतलब फादर ऑफ एनिमल। तो जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक माता से आता है और एक पिता से आता है। विच पेयर्स एट मियोसिस, जो पेयर होते हैं जुड़ते हैं और एक दूसरे में मिलते हैं एट मियोसिस। मियोसिस दोस्तों स्टेज होती है सेल की। सेल की जब डिवीजन होती है ना तो उसमें मियोसिस नाम की एक स्टेज आती है। उस समय ये दोनों मिलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे में मिलते हैं। ये लाइन दोस्तों काट देते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, ए हेट्रोजाइगोट और ए प्रोजेनी। हेट्रोजाइगोट को हम काट देते हैं, आप प्रोजेनी याद कर लीजिए। प्रोजेनी मतलब जो आगे बच्चे होंगे किसी माँ बाप के, उसी को हम प्रोजेनी कहते हैं। ऑफस्प्रिंग भी उसी को कहते हैं, जिसे हम हिंदी में संतान कहते हैं, वही प्रोजेनी होती है। हाइब्रिड क्या होता है, तो ए प्रोजेनी ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। जो कोई भी पेरेंट होता है ना वो जेनेटिकली अनलाइक ही होता है, वो सेम जीन्स नहीं होते हैं दोस्तों किसी पेरेंट्स में। अगर किसी पेरेंट्स की मतलब माँ की हाइट छोटी हो सकती है, पापा की हाइट बड़ी हो सकती है, तो ये जीन्स है ना, ये हाइट को गवर्न करते हैं, हाइट को कंट्रोल करते हैं। तो ये जीन सबके अलग अलग होते हैं दोस्तों, तो उसे ही हम हाइब्रिड कहते हैं। तो टोटल बात क्या है कि दो जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट, जो पेरेंट हैं वो जेनेटिकली एक जैसे नहीं हैं, उनमें सेम जीन्स नहीं है, जब उनकी संतान पैदा होगी उसी को हम हाइब्रिड कहेंगे। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आगे हम पढ़ा देंगे दोस्तों, ये आगे मैंने आसानी से लिख रखे हैं, तो टेंशन मत लेना, ये दोनों मैं आगे पढ़ा दूंगा, इतनी टेंशन लेने की बात है नहीं, ये आगे पढ़ा दिए जाएंगे आपको। आगे है लिंकेज क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ जीन, किसी जीन की एक चाहत होती है, चाहत मान के चलिए इसको, ऑफ द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर रेदर देन टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये ऐसे समझते हैं कि अगर आपके पास आपका दोस्त बैठा होगा, यानी कि दो जीन बैठे होंगे, तो वे एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करेंगे। इसमें लिख रखा क्या, टुगेदर मतलब साथ साथ रहना प्रेफर करेंगे, ना कि अलग अलग रहना। अलग अलग क्यों बैठेंगे भाई, वे दोस्त हैं एक दूसरे के। तो इसमें लिंकेज का क्या मतलब है, लिंकेज का मतलब होता है संबंध। द टेंडेंसी ऑफ जीन, जो जीन की टेंडेंसी होती है ना, ऑफ सेम क्रोमोसोम के जीन की टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर रेदर देन टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग नहीं रहेंगे वे, उनकी टेंडेंसी ही नहीं है, वे चाहते ही नहीं है कि वे अलग अलग हों, वे एक साथ ही रहना चाहेंगे, उसी को हम लिंकेज कहते हैं। जीन्स दैट रिसाइड्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होता है, जो दो सेम क्रोमोसोम होते हैं, जो जीन उन पर रहते हैं, रिसाइड मतलब रहना होना, उसी को हम रिसाइड कहते हैं। जीन दैट रिसाइड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जो जीन सेम क्रोमोसोम पर रहते हैं, कंस्टिट्यूट ए लिंकेज ग्रुप, वो लिंकेज ग्रुप होता है। यानी कि मान के चलते हैं, मान ले ये जीन हो गया और ये दूसरा जीन हो गया, ये एक लिंकेज बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। आगे हम आते हैं मल्टीपल अलील। अब मल्टीपल अलील क्या होता है, 3 और मोर पॉसिबल अलील, 3 या ज्यादा अलील्स एट द सेम लोकस ऑन वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने क्या बताया था, सेम क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, सब कुछ सेम हो, उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। और सेम लोकस पर होंगे, ये और ये मान लीजिए हम सेम जगह पर हो गए एक दूसरे के, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये एक सेम है, 2 सेम है, मान लीजिए 3 सेम है, तो उसी को हम कहेंगे मल्टीपल अलील। तो फिर से समझिए इसको, 3 और मोर पॉसिबल अलील। अब की बार स्ट्रक्चर से समझिएगा, 3 और मोर, यहाँ पर 3 लाइन्स हैं, यानी कि 3 अलील्स हैं, इस साइड भी 3 अलील्स हैं, तो ये 3 अलील्स हैं, सेम लोकस पर है, ये यहाँ पर है तो ये यहीं पर है, ये यहाँ पर है तो ये भी उसी जगह पर है, तो सेम लोकस पर है वो होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स पर, उसे ही हम मल्टीपल अलील्स कहेंगे। ये आप काट सकते हैं, ये इतना जरूरी है नहीं। म्यूटेशंस क्या होते हैं, म्यूटेशंस से पहले हम समझते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। ए रैंडम हेरिटेबल चेंज, हेरिटेबल मतलब जो हमारे माँ बाप से हमें आ सकता है, चेंज इन डीएनए में चेंज होना, और ऐसा वैसा चेंज नहीं, ऐसा चेंज होता है ये जो किसी बच्चे में उसके माँ बाप से आ सकता है। दैट इंट्रोड्यूस न्यू अलील्स इनटू द जीन पूल, मान के चलते हैं कि ये कुछ जीन्स ले लिए हमने, A B C and D,
ये जीन्स हो गए। मान लीजिए ये दोनों कोड करते हैं किसी एक्स प्रोटीन को, ये दोनों करते हैं किसी वाई प्रोटीन को कोड, और ये दोनों करते हैं किसी जेड प्रोटीन को कोड। अगर इनके बीच में कोई ई नाम का एक और जीन आ गया तो ये कोड ही बदल जाएंगे ना दोस्तों, ये दोनों बीच में आ जाएंगे और ये इसके साथ पेयर बना लेगा। अब ये तो रहा ही नहीं ना, ये पेयर तो रहा ही नहीं। अब इसके साथ पेयर बनाएगा तो ये जेड भी नहीं बनेगा, जेड की जगह कुछ और बन जाएगा, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, उसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये रैंडम होता है, ये ऐसे नहीं कि हाँ इतने साल बाद होगा ही होगा ये, तो ये रैंडम होता है, किसी भी टाइम हो सकता है। तो ए रैंडम हेरिटेबल चेंज इन डीएनए, डीएनए के अंदर चेंज होना, दैट इंट्रोड्यूस न्यू अलील्स इनटू द जीन पूल, नए अलील्स आ गए, जैसे कि हमारे एग्जांपल में ई आया था हमारे जीन पूल में। जीन पूल हम इसको कहेंगे, जैसे पूल नहीं होता जिसमें पानी होता है बहुत सारा, तो ये होता है जीन, जीन्स, बहुत सारे जीन्स आ गए, ये बहुत सारे जीन्स हैं एक पूल की तरह। और ये लाइन आप नॉर्मली काट भी सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। जीन म्यूटेशन अकर इन ए जीन सब्स्टिट्यूटिंग वन न्यूक्लियोटाइड फॉर अनदर रिजल्ट इन पॉइंट म्यूटेशन। अगर इस जीन में से एक हट भी गया ना दोस्तों, अब पिछली बार हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि ई आ गया था, लेकिन इसकी जगह अगर सी हट जाएगा ना तो भी तो चेंज हो जाएगा, ये बी डी के साथ कोड बना लेगा कोई। तो मान लेते हैं ये बी और डी है, जो ये पी मिलते हैं, जब ये पी नाम का कोई प्रोटीन कोड करते हैं, तो प्रोटीन पी नाम का कोड हुआ है, लेकिन हमें चाहिए था कौन सा, वाई, तो वाई तो हो ही नहीं पाएगा दोस्तों, क्योंकि वाई तो डी और सी से मिलने पर होता है। तो इसी को हम कहते हैं एक पॉइंट म्यूटेशन, मतलब एक पॉइंट से किसी चीज का हट जाना और उसके बाद म्यूटेशन हो जाना, उसे ये म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और जो म्यूटेशन करवाता है उसे ही हम म्यूटाजेंस कहते हैं। तो अब पढ़ते हैं इसमें कि केमिकल और फिजिकल एजेंट्स, ये केमिकल भी हो सकते हैं दोस्तों, और फिजिकल मतलब आपने एक्सरेज देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप चेरनोबिल मूवी देख सकते हैं जाके, बहुत हानिकारक होती है एक्सरेज, एक डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर देती हैं अगर ज़्यादा संपर्क में आए तो। और केमिकल जैसे कोई केमिकल वगैरह हो गए वे। एजेंट्स दैट इंड्यूस जेनेटिक चेंज, कोई भी जब जेनेटिक चेंज ला देता है, यानी कि जीन्स में चेंज ला देता है, कौन, केमिकल या फिजिकल एजेंट, उसे ही हम म्यूटाजेंस कहते हैं। अब आते हैं हम रिसेसिव पे। रिसेसिव अलील क्या होता है, एन अलील एक अलील होता है हुज एक्सप्रेशन इज मास्क्ड बाय द डोमिनेंट अलील। हमने डोमिनेंट क्या कहा था पीछे, हमने डोमिनेंट पढ़ा था ना पीछे, डोमिनेंट मतलब जो दूसरे जो क्रोमोसोम है, दूसरे जो ट्रेट है उस पर अपना प्रभाव डाले, यानी कि दूसरे गुण पर अपना प्रभाव डाले। मान लीजिए कि ये छोटा है, मान लीजिए कि छोटा है और ये बहुत बड़ा है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब अपने आप को दिखाएगा बड़ा, और इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, इसको आगे आने ही नहीं देगा। जैसे कि हम ये बड़ा टी मान लेते हैं और ये छोटा टी मान लेते हैं। बड़ा टी मान लेते हैं हम बड़ी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, छोटा टी मान लेते हैं हम छोटी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये एक्सप्रेस हो गया ना, इसने अपना असर दिखा दिया तो हमारी हाइट क्या होगी, बड़ी होगी, और अगर इसने दिखा दिया तो हमारी हाइट छोटी रह जाएगी। तो जो छोटी हाइट वाला जो ट्रेट है हमारे यहाँ पर, उसे ही हम रिसेसिव कहेंगे, और जो बड़ी हाइट वाला डिनोट करता है ना उसे ही हम डोमिनेंट कहेंगे, मतलब जो प्रभाव डालता है। इसमें डोमिनेंट ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये इस पर प्रभाव डाल देगा तो ये डोमिनेंट कहलाएगा और ये रिसेसिव कहलाएगा, और अगर ये इस पर प्रभाव अपना डाल देगा तो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो डोमिनेंट है वो अपना प्रभाव दिखाएगा और जो रिसेसिव है वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएगा, वही रिसेसिव होगा। अब आ गए हैं हम एक्स क्रोमोसोम पे। एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, इस सेक्स क्रोमोसोम दैट यूजुअली अकर पेयर इन ईच फीमेल। आपने पढ़ा होगा 10वीं में कि एक्स और एक्स मिलते हैं तो एक फीमेल का जन्म होता है, फीमेल का जन्म होता है, और एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई मिलते हैं तो एक मेल का जन्म होता है। तो यही है दोस्तों, इसमें एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम है, सिंपल सी बात है। दैट यूजुअली अकर पेयर, ये पेयर में भी है, ध्यान दे सकते हैं आप, एक पेयर है ये, पेयर्ड इन ईच फीमेल, और फीमेल में भी होते हैं, एंड सिंगल इन ईच मेल, हर मेल में एक ही होता है एक्स क्रोमोसोम।
इन स्पीसीज इन विच द मेल टिपिकली हैज टू अनलाइक सेक्स क्रोमोसोम। अनलाइक मतलब एक जैसे ना दिखने वाले, एक जैसे नहीं कौन से दिखते हैं, एक जैसे कौन से नहीं दिखते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो अलग अलग शब्द हैं, यानी कि ये अलग अलग हो गए हैं, तो ये मेल में होते हैं। टोटल बात क्या है, इसमें क्या कहा गया है एक्स क्रोमोसोम में, कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल में दो होते हैं, यानी कि एक पेयर में होते हैं, और मेल में दो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, यही इसमें कहा गया है। अब आ गए हैं हम वाई क्रोमोसोम पर। इस सेक्स क्रोमोसोम दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल सेल्स इन स्पीसीज। वाई क्रोमोसोम क्या होता है कि सिर्फ एक मेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मेल का कैरेक्टर होता है। वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में ही होता है। इन विच द मेल टिपिकली हैज टू अनलाइक सेक्स क्रोमोसोम। वही ऊपर वाली बात इसने फिर से नीचे भी दोहरा दी है कि मेल में क्या होता है, दो अलग अलग दिखने वाले क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि एक्स और वाई होते हैं। यही है हमारा वाई क्रोमोसोम।